अश्वनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डबल इंटीग्रल ऑफ पोलर कर्व। इसके प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में हम लोग ये देख चुके हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है और पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है। फिर ये भी देखें कि पोलर कर्व को कैसे कार्टेशियन कर्व में चेंज करते हैं या फिर कार्टेशियन कर्व को कैसे पोलर कर्व में चेंज करते हैं। ये सब चीज़ हम लोगों ने सीखा पार्ट 5 में। उसके बाद ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम लोग ये देखेंगे कि एक पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखते हैं। लिखने के कुछ तरीके होते हैं एक पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट को। ज़रा देखिए, ये बहुत यूज़फुल होगा आगे पोलर कर्व को ड्रॉ करने के लिए। तो इस पार्ट में मेनली हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट ए पॉइंट एज ए पोलर कोऑर्डिनेट। तो ज़रा देखिए, मान लीजिए कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है, सॉरी ये पोल है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट में ओरिजिन के जगह पर इसको पोल कहते हैं और ये जो एक्स एक्सिस है उसको यहाँ कहते हैं इनिशियल लाइन। ये सब चीज़ भी इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये पोल है और सपोज कीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट है P, इस तरह से है कि ये इंक्लिनेशन आपका 30 डिग्री का है। सपोज कर लीजिए ये 30 डिग्री है और ये आपका डिस्टेंस सपोज कर लीजिए 2 है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 230। और हम लोग पढ़ते हैं ऐसा कि P पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट है 230। P पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट 230 का मतलब है P पॉइंट है जिसका पोल से डायरेक्ट डिस्टेंस 2 है और उसका इनिशियल लाइन के साथ इंक्लिनेशन या एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। ये बात समझे? अच्छा, अब मेनली ये सीखना है, यहाँ ये आपको समझना है कि इस पॉइंट को, ये जो 230 डिग्री है, इसको और कितने तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट को अगर हम लोग ऐसा लिखें, ये जो लाइन है इसको अगर पीछे बढ़ा दें ऐसा, हम लोग अगर ये एंगल ले लें ऐसा, ये भी इस लाइन का, ये जो लाइन है इसका इनिशियल लाइन के साथ इंक्लिनेशन है और ये एंगल हो जाएगा 180 प्लस 30 210 डिग्री। अगर हम लोग इस एंगल को यूज करते हैं 210 डिग्री को, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को इस 210 डिग्री के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं -2 210 डिग्री। कैसे? देखिए, जब आप एंगल को मेजर कीजिएगा और उसी डायरेक्शन में आपका पॉइंट होगा, जैसे ये 30 डिग्री ऐसे मेजर किया और इसी डायरेक्शन में पॉइंट P है, तो उस केस में आपका ये R जो है ये पॉजिटिव होगा 2 sin 30 डिग्री। लेकिन अगर उसी का एंगल को नीचे की तरफ मेजर करें, जैसे ये 210 डिग्री ऑपोजिट हो गया, नीचे की तरफ आ गया, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखेंगे -2 210 डिग्री। दूसरा देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप इस लाइन, ये जो लाइन है इसके एंगल को इधर से मेजर करें आप ऐसे, तो इधर से जब मेजर करेंगे ये 150 डिग्री का होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि एंगल को जब मेजर करते हैं क्लॉकवाइज तो उसको नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। तो इधर से मेजर कीजिएगा तो ये -150 डिग्री होगा। अगर आप ये एंगल को यूज करना चाहते हैं -150 डिग्री, चूंकि ये मेजर कर रहे हैं आप नीचे की तरफ और पॉइंट आपका ऑपोजिट है, तो इस केस में भी आपका ये R का वैल्यू नेगेटिव होगा, -150 डिग्री। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। एक और एंगल ले सकते हैं आप। अगर इस एंगल को इस तरह से ले, यहां से लेके यहां तक, आप कहेंगे कि इसका इंक्लिनेशन जो है ये है इनिशियल लाइन के साथ, तो ये कितना डिग्री का है? ये हो गया आपका 330 डिग्री, क्योंकि ये 30 है तो इधर ये 330 होगा और चूंकि ये आप ले रहे हैं क्लॉकवाइज तो ये -330। आप अगर इस पॉइंट को इस एंगल के साथ लिखना चाहते हैं
तो चूंकि ये मेजरमेंट भी ऊपर की तरफ चला गया और आपका पॉइंट भी ऊपर है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हैं 2 - 330 डिग्री। देखिए सिंपल आप इतना समझिए कि जब आप एंगल को मेजर करते हैं जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर आपका पॉइंट है तो उसमें R पॉजिटिव होगा, और जिस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर पॉइंट है तो R नेगेटिव होगा। जैसे ये 30 डिग्री इधर मेजर किए, पॉइंट भी इधर है, तो आपका R पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव है। जैसे एंगल इधर मेजर किए नीचे, लेकिन पॉइंट है ऊपर, तो R नेगेटिव होगा, -2 150। जैसे ये 310 डिग्री माइनस में, ये एंगल मेजर के ऊपर की तरफ आ गया और पॉइंट भी ऊपर है, तो इस केस में R आपका पॉजिटिव होगा। और जैसे इधर से आप ये ले लिए 210 डिग्री, ये चूंकि एंगल नीचे आ गया, पॉइंट ऊपर है, अपोजिट है, तो R आपका माइनस होगा, -2 210 डिग्री। तो इस तरह से एक सिंगल पॉइंट को, ये जो 230 था, इसको हम लोग पोलर फॉर्म में 1 2 3 ये 4 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें दो में R पॉजिटिव होगा, 2 में R नेगेटिव होगा, 2 में एंगल पॉजिटिव होगा ये और 2 में एंगल नेगेटिव होगा। तो इस तरह से एक पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट में 4 तरीके से लिखा जा सकता है। एक और चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा और एक बार समझिए इसको। मान लीजिए कि ये इनिशियल लाइन है, ये आपका पोल है, इधर मान लीजिए कि 4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और इसका ये एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन के साथ इंक्लिनेशन मान लीजिए 60 डिग्री का है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप सिंपल लिखेंगे 460 डिग्री। ये हुआ इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट, ये बात आप समझे। अच्छा, अब अगर आप इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दें, सपोज यहां तक बढ़ा दिए, और ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बोलिए। थोड़ा आप लोग पहले एक बार दिमाग लगाइए ऐसे। देखिए ये डिस्टेंस पोल से 4 है, ये एंगल मेजर के ऊपर की तरफ और उसी डायरेक्शन में पॉइंट है, तो आपका ये 4 पॉजिटिव है, 460 डिग्री है। अच्छा, अगर आप इधर लिखना चाहते हैं, लेकिन मेजर यही एंगल मेजर किए हैं, ये 60 डिग्री मीन्स एंगल मेजर किए हैं ऊपर की तरफ और पॉइंट लिख रहे हैं नीचे की तरफ, ऑपोजिट, तो इस केस में ये R आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -260 डिग्री। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे -260 डिग्री। अगर आप एंगल ये लेंगे, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 60 है, तो ये -120 होगा। नीचे की तरफ मेजर करने से क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लेते हैं। तो अगर आप ये -120 डिग्री एंगल को इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं, तो ये एंगल भी नीचे, पॉइंट भी नीचे, सेम डायरेक्शन में, तो आपका R पॉजिटिव होगा, 2 - 120 भी आप लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर ये -120 के साथ इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो क्या होगा। देखिए आप एंगल मेजर किए नीचे -120 और पॉइंट है इसके ऑपोजिट ऊपर की तरफ, R हो जाएगा नेगेटिव। इस तरह से एक पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट कैसे अलग अलग तरीके से लिखते हैं। अच्छा, ये चेक भी आप कर सकते हैं, जैसे ये P पॉइंट है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट है 230 डिग्री, -2 210 डिग्री भी बोल सकते हैं इसको, -2 -150 डिग्री भी कर सकते हैं। लेकिन इन चारों का अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिक होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर कहीं है, जैसे ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस x है, ये y है, तो ये पॉइंट xy, बस इसको और कोई अल्टरनेट नहीं है इसको लिखने का, ये यूनिक होता है, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट है, इसका 4 पोलर कोऑर्डिनेट, लेकिन चारों का अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो इसका ये जो P पॉइंट है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालिए। मान लीजिए कि इस P पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट xy है, तो आप जरा x निकालिए, तो यहां निकालिए x। हम लोग पढ़े हैं इसके पहले वीडियो में कि x होता है r cos थीटा।
आर, आर है आपका 2, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री, 2 कॉस 30 डिग्री √3/2, तो x का वैल्यू आया √3। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग r sin थीटा। ये कैसे होता है, ये इसके प्रीवियस वीडियो में सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देखिए। r है 2, साइन थीटा, थीटा है यहाँ 30, तो साइन 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 हाफ। तो ये जो पॉइंट है 230 डिग्री, इसका अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आएगा √3 1। ओके, अच्छा अब ये पॉइंट ले लीजिए, कोई ले लीजिए ना, चलिए इसको बीच वाला लेते हैं। ये पॉइंट हम लेते हैं -2 -150 डिग्री। ये पॉइंट सेम है। अब इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालिए, सपोज वही एक्स वाई है, तो एक्स क्या होगा इसमें, वही r cos थीटा, r मीन्स -2 cos थीटा, थीटा मीन्स -150 डिग्री, ठीक है। -2 cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 150 डिग्री। फिर ये -2 cos 150 डिग्री को आप लिख लीजिए 180 - 30, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 -2 cos 180 - थीटा, 180 - थीटा मतलब 180 से थोड़ा कम, ये यहां से लेके 1 यहां तक 180 होता है, 180 - थीटा मतलब 180 से थोड़ा कम। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये 180 - 30 ये मामला है सेकेंड क्वाड्रेंट का, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू आएगा नेगेटिव। तो cos 180 - थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, मीन्स माइनस कॉस 30, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और cos 30 √3/2, तो वही आएगा √3। x का वैल्यू आएगा √3, और y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू होगा r sin थीटा, r मीन्स r है -2, और साइन थीटा मीन्स साइन 150 डिग्री विथ माइनस साइन -150 डिग्री, तो ये होगा -2 साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस माइनस प्लस साइन 150 डिग्री हो जाएगा। फिर ये 2, इसको लिखेंगे साइन 180 + 30, ठीक ना। फिर देखिएगा ना इसको इधर, यहां देख लीजिए y का वैल्यू ये 2 साइन 180 + थीटा, 180 + थीटा मतलब ये आ गया आपका कौन सा क्वाड्रेंट में, ये सॉरी ये 150 है ना, 150 है तो 180 - थीटा होगा ना, ये 180 - 30 होगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। तो साइन 180 - थीटा, ये फिर मामला है सेकेंड क्वाड्रेंट का, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 - 30 हो जाएगा साइन 30, साइन 30, तो ये हो जाएगा 2 × साइन 30 1/2 1। तो वही आएगा आपका, चाहे आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इसका जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो वही आएगा √3 1। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट 4 डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, ये बात समझे। कुछ और बातें हैं ये कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, इसको आप जरूर देख लीजिए। एक दो चीज और आपको समझना चाहिए ये पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। देख लिए सब, देखिए कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है कि r का वैल्यू चलिए 1 to 2 और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री तो ऐसा कीजिए, थीटा का वैल्यू ले लीजिए 0 डिग्री to 90 डिग्री,
ठीक है। आर का वैल्यू 1 to 2 और थीटा का वैल्यू लिखा हुआ है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है? ऐसा अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इससे आप क्या समझेंगे? ये एक्चुअल में पोलर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ये पोलर कोऑर्डिनेट लिखने का ये भी एक तरीका है। देखिए, इसका मतलब है सिंपल, थीटा का वैल्यू होगा 0 से लेके 90, 0 से लेके 90 मतलब यहाँ 0 और यहाँ 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। r इक्वल टू 1 to 2, देखिए ये रेडियस मान लीजिए 1 है, ये सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका r इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0 to 90। थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 तक, r का वैल्यू 1 होगा, ये ओरिजिन है। और ये मान लीजिए 2 है आपका, यहां तक 2 है, ये क्वाड्रेंट है सर्कल का, ये 2 है। तो ये r का वैल्यू हो गया 2 और थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो ये जो इंक्लूडेड पार्ट है, ये वाला, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। कहीं पर अगर r का वैल्यू 1 to 2 और थीटा का वैल्यू 0 to 90 दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे इस तरह का ये पार्ट का दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज और समझिए, मान लीजिए कहीं ऐसा दिया हुआ है, r का वैल्यू आप सपोज कर लीजिए -1 से 3 तक दिया हुआ है, और थीटा का सिंगल वैल्यू दिया हुआ है, ऐसा रेंज नहीं, एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। ये क्या इंडिकेट करता है? r का वैल्यू -1 से 3 और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। इसका मतलब आप समझिए, इसके लिए आपको वही अभी जो बताया वो कोऑर्डिनेट समझना जरूरी है। जैसे कोई एंगल अगर आप लेते हैं 45 डिग्री का, क्योंकि एंगल फिक्स है 45 डिग्री, और ये इधर अगर 3 डिस्टेंस लेते हैं तो ये पॉइंट होगा 345। ये अभी आप थोड़ा पहले देखें, लेकिन यहां है कि r का वैल्यू -1 to 3, एंगल फिक्स रहेगा, एंगल यही है 45 डिग्री। एंगल 45 के साथ अगर r का वैल्यू आपको -1 लेना है, मतलब ये एंगल आप इधर मेजर कर रहे हैं, पॉइंट आपको इसके ऑपोजिट लेना पड़ेगा -1 डिस्टेंस पर, ये पोल है, इधर -1 डिस्टेंस चले आइए, तो ये जो पॉइंट होगा, मैंने इसको -1 नहीं लिखे एक्चुअली, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे ये x एक्सिस y एक्सिस होता है तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, ये तो y एक्सिस की तरफ नहीं है ना, x एक्सिस का बैक साइड नहीं है ना, तो उसको नेगेटिव नहीं लिखेंगे हम लोग। यहां पर कोई ये 1 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 है मैग्नीट्यूड में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे -145 डिग्री, क्योंकि ये एंगल मेजर कर रहे हैं ऊपर और पॉइंट ले रहे हैं ऑपोजिट। तो जब ऑपोजिट लेंगे तो r का वैल्यू माइनस होगा, जैसे अभी पहले बताए थे। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा -145। ये पॉइंट सपोज कर लीजिए a, ये पॉइंट सपोज कर लीजिए आपका b। अब आपका सवाल था कि r का वैल्यू -1 to 3, यहां से लेके यहां तक, और थीटा 45, तो ये सिंपल रिप्रेजेंट करता है लाइन AB को, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, r का वैल्यू -1 to 3, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। ओके, एक और देखिए लिखने का यहां तरीका है। अगर सिर्फ थीटा दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा इस तरह से लिखा हुआ 60 डिग्री टू 120 डिग्री, आप क्या समझेंगे इससे? आप क्या अंदाजा लगाएंगे ये क्या मेंशन कर रहा है? r दिया हुआ नहीं है। r नहीं देने का मतलब है कि ये क्लियर है कि r का वैल्यू माइनस मत लगाइए, r का वैल्यू इंफिनिटी से लेके -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के बीच में, ऐसे इक्वल नहीं लगाते हैं जब इंफिनिटी लिखते हैं। तो इक्वल लिखने का मतलब r का वैल्यू इंफिनिटी भी हो सकता है ना, तो इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी तो कोई नंबर नहीं है, मतलब ये एक रेंज है कि -इंफिनिटी और +इंफिनिटी के बीच में, इंफिनिटी तक तो कोई पहुंच नहीं सकता है, तो इसलिए इक्वल नहीं लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, वो दिया हुआ नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है कि नहीं दिया गया मतलब वो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो इसमें देखिए इसका मतलब ये हुआ, पोल बोलिए चाहे x एक्सिस y एक्सिस ले लिए, कोई बात नहीं है। थीटा इक्वल टू 120,
थीटा इक्वल टू 120, 60 to 120। देखिए ये मान लीजिए आपका एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और आर यहां डिफाइन नहीं है कहां तक होगा, मतलब इस लाइन को आगे और इधर पीछे बढ़ा दीजिए। ये हो गया आर का वैल्यू -∞ से +∞ तक, और एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ले लीजिए आप 120 डिग्री, ये वाला एंगल सपोज कर लीजिए आप 120 डिग्री है, ठीक है। और आर का वैल्यू -∞ से +∞, इधर इंडेफिनिट इधर इंडेफिनिट। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो लिखा गया है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री टू 120 डिग्री, ये है 60 डिग्री का लाइन, ये है 120 डिग्री का लाइन। तो इसके बीच का ये जो पोर्शन है, ये वाला नीचे भी ये पोर्शन को इंडिकेट करेगा। ये थीटा इज फ्रॉम 60 डिग्री टू 120 डिग्री, ठीक है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है, आप जरा देखिए, उसके बाद अगर आपको जानकारी हो तो उसको बताइएगा। थोड़ा क्यों होता है ये, बस थोड़ा देखिए, एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको आप समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक पोलर कर्व लिख रहे हैं, r इक्वल टू लीजिए 2 cos 2 थीटा। ये एक पोलर कर्व है, r और थीटा के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो पोलर कर्व होता है। जैसे x और y के बीच में कोई रिलेशन है तो कार्टेशियन कर्व होता है, ठीक है। तो ये एक पोलर कर्व है। एक पोलर कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2π/2, बोलिए ये पोलर कोऑर्डिनेट है, r और थीटा के टर्म में लिखा गया तो ऑब्वियसली पोलर कोऑर्डिनेट है। अच्छा, अब सवाल ये है इंटरेस्टिंग कि क्या ये पॉइंट इस पोलर कर्व को सेटिस्फाई करता है, उसको कैसे चेक करेंगे। कहने का मतलब कि क्या ये पोलर कर्व इस कर्व का पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोग इस पॉइंट को इस कर्व के इक्वेशन में बिठाएंगे, मतलब r के जगह पर 2 लिखेंगे, थीटा के जगह पर π/2 लिखेंगे। अगर ये पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि यस इज ए पॉइंट ऑन दिस कर्व और दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस कर्व। ओके, तो देखिए तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है क्या। इसके लिए r के जगह पर आप 2 लिखेंगे और 2 cos 2 थीटा, थीटा के जगह पर आप लिखेंगे π/2। तो क्या होगा, ये 2 2 कट जाएगा, 2 cos पाई, और cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा -2। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos पाई -1 होता है। तो देखिए इधर 2 इधर -2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट, ये जो 2π/2 है, ये इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं करता है। दिस पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द कर्व, ठीक है। अब जो असली मुद्दा है उस पर आइए, जरा यहां देखिए, ये जो पॉइंट है 2π/2, ये किस तरह का पॉइंट है, कहाँ है ये पॉइंट। एंगल है π/2, मतलब इस तरह से एंगल होगा π/2, और r है 2, मतलब इस तरह से ये 2 डिस्टेंस होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे 2π/2। ये क्लियर है, 2π/2 इज ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, ये एंगल π/2 है, उसी डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस पर ये पॉइंट है 2π/2, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब है कि हम लोग ये जानते हैं कि एक पोलर कोऑर्डिनेट को, एक पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसको अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। देखिए तो इसके इसी पॉइंट, सेम पॉइंट के लिए अगर ये लाइन है पूरा, अगर हम लोग इस एंगल का इस्तेमाल करें नीचे की तरफ, तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली -π/2 होगा। अगर हम लोग ये एंगल लें
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? ये ले रहे हैं मतलब एंगल नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं और हमारा पॉइंट उसका ऑपोजिट है ऊपर, तो आर का वैल्यू को माइनस लेना पड़ेगा। अभी सीखे इसके पहले हम लोग, तो -2 - π/2 ये हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मतलब 2π/2 इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, -2 - π/2 भी इस सेम पॉइंट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, 2π/2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और -2 - π/2 भी सेम, ये पॉइंट मान लीजिए P है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों सेम ही पॉइंट है, 2π/2 बोलिए या -2 - π/2 बोलिए। ठीक है, पॉइंट तो दोनों सेम है। अच्छा, अब जरा चेक कीजिए तो क्या ये सेकेंड पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करता है? उसके लिए r के जगह पर लिखेंगे -2 एंड 2 cos 2 थीटा, थीटा के जगह पर लिखेंगे -π/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 कट जाएगा -π, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos माइनस थीटा का वैल्यू हम लोग लिखते हैं cos थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो चूंकि ये cos -π है तो 2 cos π हो जाएगा। ठीक है, और 2 cos π का वैल्यू होता है -1, cos 0 1, cos π -1, तो ये क्या हो जाएगा -2। तो देखिए इधर भी -2, इधर भी -2, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये -2 - π/2 ये जो पॉइंट है ये इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं क्या? क्योंकि इसमें r के जगह पर -2 और थीटा के जगह पर -π/2 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि ये पॉइंट आप देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जबकि दोनों सेम ही पॉइंट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन था कि ये क्या ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है? तो इस पॉइंट को बैठाने से तो सेटिस्फाई नहीं किया, लेकिन चूंकि इसी का सिनोनिम्स है, ये इसी का भाई है, सेम है ये, और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि यस ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करता है। एक पोलर कोऑर्डिनेट को 4 तरीके से लिख सकते हैं, 4 में से कोई अगर उस कर्व को सेटिस्फाई करे तो हम लोग कहेंगे कि वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कोई पॉइंट को आप बैठाएंगे तो देखिएगा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन उसी का माने डुप्लीकेट कर लीजिए या उसी का 2 कॉपी जो दूसरा पॉइंट है, क्योंकि पोलर को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो अलग तरीके से लिखने वाला पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर देता है कहीं कहीं, सब जगह नहीं, लेकिन यहां तो कर रहा है। इन जनरली कोई पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका चारों पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए या करता है, और कोई पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका जो 4 सिमिलर है वो चारों सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसी का डुप्लीकेट जो दूसरा पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सॉरी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन इसका डुप्लीकेट पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है P पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोग समझे कि पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं और उसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं। एक अगर पोलर कर्व है उसका अगर स्केच बनाना हो, रफ स्केच लेना हो, क्योंकि डबल इंटीग्रल में पोलर कर्व का जब डबल इंटीग्रल करेंगे तो पोलर कर्व का स्केच बनाना पड़ेगा आपको, रफ स्केच। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक पोलर कर्व को कैसे स्केच किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि पोलर कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद तब फिर पोलर कर्व का डबल इंटीग्रल हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखिए जरूर।